अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइंड डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो लेक्चर बेस्ड वीडियो है और इंटेरियर न्यूट्रिशन के ऊपर है। इंटेरियर न्यूट्रिशन में आपको यहाँ पे फ्री में सिखा रही हूँ, उसकी कैलकुलेशन सिखाऊंगी, उसके डाइट प्लान सिखाऊंगी, ये बताऊंगी कौन सी फीडिंग ट्यूब्स होती हैं, कितने टाइप्स की फीडिंग होती है, क्या होता है, सारा कुछ हम पहले इंटेरियर को कवर करेंगे। और इसके लिए हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स आते रहेंगे क्योंकि इंटेरियर बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने हॉस्पिटल में जो एक्सपीरियंस गेन किया, पेशेंट्स को प्लान बना के दिए इंटेरियल के, वो आपको सिखाऊंगी और पेरेंटल के फिर हम इसके बाद आएंगे, ठीक है। तो अगर आपने इंटेरियर न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन देखा तो आप मेरी इंटेरियर न्यूट्रिशन की पार्ट 1 की वीडियो जो है वो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने सारा आपको इंट्रोडक्शन दी कि इंटेरियर न्यूट्रिशन कब देते हैं, किन चीज़ों को हमें फोकस में रखना पड़ता है, देखना पड़ता है पेशेंट की कि वो इंटेरियर न्यूट्रिशन के लिए पेशेंट सूटेबल है या नहीं, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फीडिंग टाइप्स के ऊपर है। फीडिंग टाइप्स में सॉरी आपकी फीडिंग ट्यूब्स की टाइप्स, ठीक है। फीडिंग ट्यूब यानी कि आप जो पेशेंट को ऑरोगैस्ट्रिक ट्यूब दे रहे हो, नेजोगैस्ट्रिक दे रहे हो, तो ये ट्यूब्स की क्या साइजेस हैं, किस तरीके से अवेलेबल होती है, कहाँ कहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बॉडी में, ठीक है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये सीख लो, जो फीडिंग ट्यूब होती है ऑब्वियसली देखो कोई ऐसी ट्यूब जो आपके मुंह से पास होनी है, ठीक है, आपके एसोफेगस के साथ जाएगी और आगे स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, और ऐसी ट्यूब जो आपकी नाक में से पास होनी है। नेजोगैस्ट्रिक यूजली नेजोगैस्ट्रिक होती है, ऑरोगैस्ट्रिक कम ही होती है यूज, ठीक है, हॉस्पिटल सेटिंग्स में। तो उसका साइज बहुत पतला होता है, बहुत बारीक होती है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बताऊंगी, कैसे उसकी पर स्कूप सर्विंग को हम कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि फ्री में आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो मिले। तो इसके जो फीडिंग ट्यूब्स के जो साइजेस हैं हमारे पास, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रेंच साइज। ये आपने हमेशा याद रखना है। इंटेरियर न्यूट्रिशन की ट्यूब का जो फीडिंग ट्यूब होती है उसका जो साइज होता है उसको हम कहते हैं फ्रेंच साइज, ठीक है। और वो प्लास्टिक की होती है, वो इस तरीके का प्लास्टिक होता है कि वो सॉफ्ट होता है, उसके अंदर ये ज्यादा से ज्यादा ये चांसेस जब बनाएगी तो रखेगा कि इसमें ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और ये पेशेंट के लिए हार्मफुल ना हो, ये उसकी बॉडी में जाके गल ना जाए, उसकी बॉडी में खराब ना हो जाए या कोई इन्फेक्शन ना कॉज कर दे, ठीक है। अब इसके साइजेस होते हैं, एक आपके पास जो होती है वो 8 to 12 फ्रेंच की होती है, फ्रेंच साइज की होती है, ठीक है। और उसको आप इधर यूज करती है तो नेजोगैस्ट्रिक में या नेजोजूजनल के अंदर, ठीक है। यानी कि जब आप नाक से उसमें डाल रहे हो, स्टमक के अंदर ट्यूब को डाल रहे हो उस टाइम पे, या फिर आप जुजनम के अंदर जब डाल रहे हो वाया नोज, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जुजनम, ठीक है। और एक आपके पास 14 से 18 फ्रेंच होती है, या वो अच्छा ये वाली जो है ना जो बड़ी है, ये आप मुंह से या नाक से नहीं डाल सकते। ये यूजली होती है या तो मुंह, बहुत रेयर केसेस के अंदर हम मुंह में पास करवाते हैं पेशेंट की, या फिर ये गैस्ट्रोस्टमी यानी कि जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो उसमें हम पास करवाते हैं ये वाली सारी, ठीक है। या पैगमेपर एंडोक्यूटेनियस जो गैस्ट्रोस्टमी होती है, इसमें हम सर्जिकल प्रोसीजर करके पेशेंट के अंदर करवाते हैं, पास करवाते हैं ट्यूब को, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गई। अब आप देखो 1 फ्रेंच साइज, यानी कि ये वाला फ्रेंच ट्यूब का 1 फ्रेंच साइज आपकी 0.33 मिलीमीटर है। ये 0.33 मिलीमीटर बहुत कम है इन डायामीटर। अगर हम उसका डायामीटर देखें, डायामीटर क्या होता है, इस तरीके से हाफ ऑफ सर्कल। ये हमेशा बात याद रखनी है कि हमारे सब बच्चों को क्वेश्चन होता है कि हम मैथ्स को क्यों पढ़ते हैं। जब आप इंटेरियर न्यूट्रिशन को पढ़ते हो पेरेंटल को, इसके लिए आपको मैथ्स में एक मैथ आपको आनी चाहिए, मैथ में आपको थोड़ा प्रो होना चाहिए। इतना प्रो नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप इंटीग्रेशन सीख लो, आप जो हो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सीख लो, लेकिन कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे डायामीटर क्या होता है, सर्कल का हाफ, रेडियस जो है इसको हम इस तरीके से करते हैं कि हाफ का भी हाफ बनेगा, यानी कि अगर ये एक्स बने हमारे पास तो ये हमारे पास 2 टाइम्स आ जाता है, 2 टाइम्स हमारे पास आ जाता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे मैथ नहीं सिखानी, मैथ में आपको कैलकुलेशन में सिखाऊंगी। अभी आप इसको समझ लो कि डायमीटर ही होता है, तो आपका जो 1 फ्रेंच साइज है दैट इज इक्वल टू 0.33 मिलीमीटर इन डायमीटर, राइट। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ फीडिंग। तो टाइप्स ऑफ फीडिंग के अंदर वी हैव शॉर्ट टर्म फीडिंग्स एंड लॉन्ग टर्म फीडिंग्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म ऐसी फीडिंग दैट इज गिवन टू द पेशेंट फॉर लेस देन 6 वीक्स, ठीक है। 6 वीक से कम जो हम पेशेंट को देते हैं दैट इज शॉर्ट टर्म फीडिंग, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म होती है ये वाली लॉन्ग टर्म मोर देन 6 वीक्स, ठीक है। अब क्या चीज होती है, जो शॉर्ट टर्म के अंदर एक इशू ये आता है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म जो यूजली होती है वो आपकी या तो हम नेजो देते हैं यानी कि नाक से ट्यूब पास करवाते हैं, या औरो देते हैं यानी कि मुंह से ट्यूब को पास करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, पेशेंट को इरिटेट करती है बहुत ज्यादा, ये इसका एक डिसएडवांटेज है शॉर्ट टर्म का, ठीक है। सो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द शॉर्ट टर्म फीडिंग ट्यूब इज इरिटेशन। क्यों? देखो
कोई भी पेशेंट जो इस वक्त कॉन्शियस है वो आपको जो है वो अपने मुंह के अंदर या अपनी नाक के अंदर कोई ट्यूब नहीं गुजारने दे सकता, और स्पेशली पेशेंट जो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम, एक कंडीशन में, एक पेन में है, ठीक है। तो एक तो ये उसकी होती है कि इरिटेशन होती है इसके साथ, ठीक है। दूसरा ये डिसलॉज हो जाती है। डिसलॉज का मतलब है कि ये अपनी जगह से जो है हिल जाती है, ठीक है। आपने इसको लगाया, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो पेशेंट को और उसकी ये जो एनजी ट्यूब को किया हो, तो इसकी एनजी ट्यूब को हम जो है पेशेंट की वो सिक्योर करवाते हैं आपकी उसके साथ जो होती है ना टेप होती है, ठीक है, एडहेसिव के साथ हम उसको सिक्योर करवाते हैं, अदरवाइज ये डिसलॉज हो जाती है, हिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे लगी होगी, इस एरिया पे लगी होगी, या अगर वाया माउथ है तो पहले उसको हम इस साइड से करवाएंगे, मतलब इस तरीके का तरीका होता है, ठीक है। यूजली जो आपकी नाक में जा रही है तो उसको हम यहाँ पे पेशेंट की टेप लगा के ताकि वो हिले ना अंदर से, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी फीडिंग ट्यूब्स, जो फीडिंग है ना वो दो किस्म की होती है, ठीक है। अब हम फीडिंग ट्यूब के अंदर जो है ना उसकी बात करेंगे किस तरीके से हम फीडिंग ट्यूब को अंदर इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि देखो दो चीजें, एक आपके पास फीडिंग ट्यूब है, ये याद रखो, ये चीजें जो है ना ये साइड बाय साइड चलती है। एक होता है फीडिंग ट्यूब और एक होता है पेशेंट को फीडिंग करवा रहे हैं। जो फीडिंग करवा रहे हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी, जिसमें आपके हमारे पास साइक्लिस आता है, साइक्लिक आता है, सॉरी बोलस आता है, इंटरमीडिएंट फीडिंग आती है पेशेंट को जो हमने करवानी होती है। ये फीडिंग ट्यूब्स हैं कि फीडिंग ट्यूब को हम कैसे पेशेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, कौन सी ट्यूब होती है, किस साइज की ट्यूब होती है, सारा कुछ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी अगर मुझे कोई पिक्चर मिली तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी ताकि आपको ये पता चल जाए कि फीडिंग ट्यूब्स कैसी होती हैं, पेशेंट को कैसे दे सकते हैं। अदरवाइज आप जो हो वो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि फीडिंग ट्यूब जो किस तरह की होती है, फिर हम उसको एक जो सिरिंज होती है बड़ी उसके अंदर से पास करवाते हैं, ठीक है। अब देखो आपकी जो ट्यूब का नाम है, जिस तरह मैंने आपको आप सुन रहे हो ये मैं आपको कह रही हूँ नेसोगैस्ट्रिक, ठीक है। नेसोगैस्ट्रिक, नेसोगैस्ट्रिक का कोई नाम है कि हम वाया नोज हम स्टमक के अंदर इस चीज को लेके जा रहे हैं, तो हम कैसे इसका नाम लिखते हैं, हम इसका ट्यूब का नाम इस तरीके से लिखते हैं जो शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास आती है कि एक एंट्री साइड के जहां से वो एंटर हो रही है, आइदर द ट्यूब एंटर्स फ्रॉम द नोज और द माउथ, यहाँ से एंटर होगी, ठीक है। सर्जिकल बाद में बताती हूँ, और वो एंड किधर हो रही है, आइदर इट एंड्स इन द स्टमक या गैस्ट्रिक पार्ट के अंदर हो रही है, एंड हो रही है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर हो रही है, ठीक है, किधर हो रही है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ी सी इन ट्यूब्स को इनके नाम के साथ। सबसे पहले देखो नोज स्टार्टिंग पॉइंट है, देन एंड स्टमक में होती है, हम इसको कहेंगे नेजो यानी कि नाक, और गैस्ट्रिक यानी कि हम यूज करते हैं स्टमक के लिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एनजी ट्यूब। हॉस्पिटल्स में अगर आपने हाउस जॉब किया या आपने इंटर्नशिप किया तो आप एक बहुत चीज सुनो कि पेशेंट को एनजी पास हुई, पेशेंट को एनजी पास हुई है, दैट इज नेसोगैस्ट्रिक, और ये बहुत कॉमन है इंटीरियर न्यूट्रिशन के अंदर। यूजली जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है पेशेंट अगर उसके सारी चीजें देख के करवानी है तो एनजी पास करवाते हैं, ऑरोगैस्ट्रिक इतनी कॉमन नहीं है, रेयर है। फिर माउथ के साथ और एंड वो स्टमक में हो रही है, दैट इज ऑरोगैस्ट्रिक ट्यूब, ओजी ट्यूब, ठीक है। अब ये हो गया हमारा मुंह से, ठीक है, स्टमक तक यानी कि गैस्ट्रिक तक। अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पे आना है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक चीज याद रखो हमेशा कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम ऐसा ही भी लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। जो डुडेनम और जेजुनम है ना, यूजली हम जब एंटेरियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ट्यूब को पास करवाते हैं तो इन दोनों साइड्स पे जाके रोक देते हैं, इलियम पे नहीं करवाते, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, स्पेशली इन दो पार्ट्स के अंदर, एक ये पार्ट यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। इलियम के अंदर या इलियस आप इसको कह लो, और आगे कॉलन के अंदर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होनी थी। मैक्सिमम किसी चीज की होनी है ना तो वाटर की हो जाएगी रीअब्जॉर्प्शन, अदरवाइज और नहीं की, इसलिए हम इस जगह पे जाके एंड करवा देते हैं ट्यूब को, ठीक है। अब नोज में एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नोज है, और वो ड्यूडेनम के अंदर जा रही है यानी कि फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो हम उसको कहेंगे नेजो ड्यूडेनल एनडी ट्यूब, ठीक है। ट्यूब हम उसको कहेंगे एनडी ट्यूब। देन फिर दोबारा से हम नोज से अगर जेजुनम तक लेके जा रहे हैं ट्यूब को, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे नेजोजुजनल ट्यूब यानी कि एनजे ट्यूब। देन अब हम माउथ से ड्यूडेनम तक जा रहे हैं तो हम उसको ओरोड्यूडेनल कहेंगे यानी कि ओडी, और अगर हम माउथ से जुजनल तक जा रहे हैं, सॉरी ये जी है, ठीक है, तो ओरोजुजनल यानी कि ओजी। ये चीज आपने याद रखनी है, इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गई हमारी सारी शॉर्ट टर्म की बात। नाउ वी टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म, ये वाला, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर अब सबसे पहले चीज जो होती है वो प्रोसीजर होता है,
लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है कि पेशेंट को मोर देन 6 वीक हमें प्रोवाइड करना, तो हमें डायरेक्ट उसको एब्डोमिनल में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, ट्यूब आप सर्जिकल प्रोसीजर करके हम ट्यूब को उधर ही प्लेस कर देंगे और फिर वो जो आपके नर्सेस हैं उसको फीड को जो है वो वहां से पास करवा देंगे, जो भी होती है। अब इसको किस तरीके से लिखना, जैसे यहाँ पे इसका एंट्री और एंड नेम है, इसमें यहाँ पे पहले लोकेशन है, और लोकेशन यानी कि वो जहाँ पे डली, और फिर एंड पे ऑस्टमी। ठीक है, ये डालना है। ऑस्टमी का मतलब होता है कि आप इसको जो है ना वो सर्जिकल प्रोसीजर के साथ अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर कितने किस्म के होते हैं? प्रोसीजर आपके पास 3 किस्म के होते हैं। ठीक है, और जो मेन है तीसरा सर्जिकल, उसमें हम पढ़ते हैं परफेक्ट ट्यूब, जिसका आपने नाम पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसीजर में वी हैव परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक। परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक के अंदर क्या होता है कि आप एक एंडोस्कोप को अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक पतला सा छोटा सा ट्यूब का कैमरा होता है, उसको वो स्किन को इंट्रूड करके यानी कि स्किन को पार करता हुआ अंदर जाता है, और वहां से हम इस चीज को देखते हैं कि कौन सी जगह सूटेबल है पेशेंट की, और वो करवाते हैं। और ये कौन करते हैं? यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। इसलिए जब हम पेशेंट को इंटीरियर न्यूट्रिशन देते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, पेशेंट को जब इंटीरियर न्यूट्रिशन देना है या पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है, तो आपकी टीम होती है। टीम आपकी न्यूट्रिशनिस्ट ही होती है, फार्मासिस्ट होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, हेपेटोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, और पेशेंट का फिजिशियन होता है। ये सारे वो हैं जिन्होंने पेशेंट की हर चीज को समझ के देख के अब इसको हमने, क्योंकि इंटीरियर न्यूट्रिशन पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट अगर खुदा ना खासा इस इशू के अंदर है कि नहीं खा पा रहा और हम इसको देनी पड़नी, अगर हम गलत दे दें तो पेशेंट की डेथ के चांसेस बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ये हो गया परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक, जो इसके साथ डालते हैं एंडोस्कोप के साथ। एंडोस्कोप एक स्मॉल आपका कैमरा होता है। ठीक है, अब परक्यूटेनियस रेडियोलॉजिक। परक्यूटेनियस रेडियोलॉजिक होता है कि आप एक रेडियोलॉजिकल इमेजिंग के साथ, जिस तरीके से हम जो करते हैं ना ये अल्ट्रासाउंड वगैरह जो है, उसके साथ हम चेक करते हैं, हम वहां से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कहाँ से नहीं करवाएंगे, ये सारा जो है। तो ये भी आपके स्किन को इंट्रोड्यूस करते हुए यानी कि स्किन के अंदर से गुजरते हुए जाती है। रेडियोलॉजिक इमेजिंग होती है, हम चेक करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट सी के कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे पेशेंट को आइदर फूड जा रहा है, नहीं जा रहा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसको कौन इंसर्ट करवाता है? इसके अंदर भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो यूजली काम होता है वो रेडियोलॉजिस्ट का होता है। ठीक है, जो आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह में ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब सर्जिकल। सर्जिकल के अंदर यूजली गैस्ट्रोस्टमी होता है। ठीक है, गैस्ट्रोस्टमी। अब इसके अंदर आपके पास, जिस तरह मैंने आपको बताया गैस्ट्रोस्टमी आ गया। अब ये देखो, गैस्ट्रोस्टमी यानी कि आपके स्टमक वाले पार्ट के अंदर, गैस्ट्रोस्टमी यानी कि स्टमक के पार्ट के अंदर हम सर्जिकल प्रोसीजर के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ट्यूब को, तो वो होगी परक्यूटेनियस। परक्यूटेनियस का मतलब होता है बच्चे, परक्यूटेनियस आपकी होती है ऊपर से स्किन के ऊपर, मुझे नाम भूल गया, क्यूटिकल होता है मेरे ख्याल से, आपकी जो स्किन होती है ना वो। ठीक है, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी यानी कि आपके स्किन को यूज करते हुए, स्किन के अंदर से जाते हुए वाया एंडोस्कोप स्टमक के अंदर ट्यूब गई, उसको हम कहेंगे पैग। परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी, पैग ट्यूब लगी हुई है पेशेंट को, ये सुना होगा आपने हॉस्पिटल में। ठीक है, ये चीज होती है। देन वी हैव परक्यूटेनियस रेडियोलॉजिक गैस्ट्रोस्टमी, जो हमने एंडोस्कोपी की है उसको हम एंडोस्कोपी की जगह रेडियोलॉजी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, रेडियोलॉजिक इमेजिंग के साथ, तो उसको हम कहते हैं PRG। अच्छा, ये बहुत कॉमन है, पैग ट्यूब बहुत कॉमन होती है हॉस्पिटल में। अगर आप इंटर्नशिप करो तो आपको सुनने के लिए मिलती है, अगर आप थियरी के बुक्स पढ़ते हैं उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ओपन और लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी, जी ट्यूब। लेप्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि अगेन हम उस चीज का एक ज्यादा थोड़े मेजर लेवल के ऊपर एक सर्जिकल प्रोसीजर के साथ ट्यूब को इंसर्ट करवाते हैं। अगर पेशेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट को हर्निया का ऑलरेडी इशू है, हमें नहीं समझ आ रही कि पेशेंट कैसे करना है, तो सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपकी सारी टीम मिलके फिर ये जी ट्यूब को पास करवाती है। जी ट्यूब इसलिए क्योंकि गैस्ट्रोस्टमी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव इंटेस्टाइनल। स्टमक पढ़ लिए, अब इंटेस्टाइनल के अंदर सेम परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक जेजुनोस्टमी। जेजुनोस्टमी, जेजुनोस्टमी क्यों? क्योंकि जेजुनम में गया था, मैंने आपको पहले ही बताया कि जेजुनम और डोडेनम जो है ये काम आते हैं, ज्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं, आपका इलियस कॉलोनी जो है वहां पे नहीं होती, इसलिए वहां पे नहीं डालते। देन वी हैव परक्यूटेनियस रेडियोलॉजिक जेजुनोस्टमी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जी ट्यूब।
ठीक है। अच्छा, ड्यूडेनम जो है ना वो बहुत ही आपका उसके चांसेस 0.1% होते हैं। वो ड्यूडेनम के अंदर जो है जो हम नहीं डालते यूजली, जो है ये वाली ट्यूब चलती हैं, या तो पैच डलती है या PRJ ये वाली डलती है। आपका जो दूसरा है ये नहीं डलता। अच्छा, एक बात दफा ये होता है कि आपके मैंने आपको बताया बहुत लीस्ट है, लीस्ट के आप समझो है ही नहीं। ड्यूडेनम के अंदर जो हम डालते हैं ना सर्जिकल पर, वो नहीं होता है। मसला होता है कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, हमें गैस्ट्रो जो जिनोस्टमी करवानी पड़ती है, G और J ट्यूब पेशेंट को देनी पड़ती है, कि वो क्या करती है, वो आपके स्टमक से पास होती है और वो आगे इसके अंदर जेजुनम के अंदर चली जाती है। ठीक है, ड्यूडेनम को पास करते हुए जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पेशेंट्स जो बहुत सीवियर कंडीशन के अंदर है या उनकी GI ट्रैक्ट के अंदर कोई इशू है, उस टाइम पे हम उनको ही देते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, अब देखो एडवांटेजेस क्या है जब हम फीडिंग ट्यूब पेशेंट प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों। ठीक है, शॉर्ट टर्म का एक दो डिसएडवांटेज मैं आपको बता दी। ठीक है, लॉन्ग टर्म के साथ क्या होता है कि बाद में इन्फेक्शन का चांस हो रहा है। अब यहाँ पे अब इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, पेशेंट अवेक होता है। देखो, जब आप डाल रहे हो ना पेशेंट को फीडिंग ट्यूब डाल रहे हो एंटेरियल न्यूट्रिशन के अंदर, पेशेंट अवेक होता है। लाइक उसमें भी होता है आपकी पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर भी पेशेंट अवेक होता है, लेकिन अदरवाइज पेशेंट अवेक होता है। उसको एक इशू होता है कि मुझे अब यहाँ पे सर्जरी भी है तो मुझे इस जगह पे दर्द हो रही है, मुझे पेन फील हो रहा है। अगर नाक से मुंह से गुजारनी है तब पेशेंट जो है वो थोड़ा सा इरिटेट होता है, थोड़ा काफी इरिटेट होता है। ठीक है, और ठीक है, ये चीज हो गई। अब आपकी क्या है, और एक और इसमें इरिटेट तो होता है, लेकिन आपकी जो ये सर्जिकल प्रोसीजर है ना, ये शॉर्ट टर्म से जरा ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं। शॉर्ट टर्म ज्यादा प्रेफरेबल इसलिए होते हैं कि आपका पेशेंट अगर अवेक भी है ना, पेशेंट थोड़ी देर के लिए उठा हुआ है, वो फिरना चाह रहा तो वो फिर सकता है। उसके अंदर उसको उठ के जो होश में होता है, जो कॉन्शियस होता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरे मुंह से या मेरी नाक से ट्यूब पास करिए तो मुझे मसला क्रिएट करिए। ठीक है, तो ये दोनों मीनिंग्स है। फिर पेशेंट को ये चीज नजर नहीं आ रही होती है, तो पेशेंट इसलिए ज्यादा इजी, ज्यादा रिलैक्स फील करता है और अपनी जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उसको इम्प्रूव करता है, मतलब बेहतर होती है। रादर देन पेशेंट की नाक से गुजरे बार बार, उसको इरिटेट करिए, पेशेंट कॉन्शियस हो, तो इससे वो चीज बची रहती है। ठीक है, देन डिसएडवांटेज। देखो, डिसएडवांटेज के अंदर सबसे पहली मेन चीज ये कि सर्जिकल प्रोसीजर है ये, इससे तो कोई इनकार नहीं है। सर्जिकल प्रोसीजर है, सर्जिकल इन्वेड करती है ट्यूब आपकी बॉडी के अंदर और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर हमने साइट को सही तरीके से जो है वो क्लीन नहीं किया, या ट्यूब जो है वो इतने लंबे टाइम के लिए पड़ी रही बीच में कि आप जो है उसको सर्जरी करके आपने दोबारा से चेंज नहीं किया, जो कि उसका स्पेसिफिक टाइम होता है, तब भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो पेशेंट अगर बहुत ज्यादा मूव करवा रहा है अपने आप को, ठीक है, कोई चीज उसका बार बार अड़ रही है, तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमारे पास फीडिंग ट्यूब की टाइप थी। ठीक है, अब इसके बाद हम फीडिंग जो है उसकी बनेंगे कि फीडिंग टाइप्स कितनी होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंटेरियर न्यूट्रिशन का प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत सारे स्टूडेंट्स तक फ्री में पहुंच सके, मेडिकल के स्टूडेंट्स भी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स तक भी। और बाकी यही मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो को जो है वो पूरा देखें, उसको समझें, क्योंकि इंटीरियर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल डाइटिशियन की लाइफ में, और स्पेशली वो क्लिनिकल डाइटिशियन जो हॉस्पिटल में काम करना चाहता है। और अगर आपको हॉस्पिटल में काम नहीं भी करना, फॉर एग्जांपल, तो आपकी फील्ड जो है उसके साथ एक बहुत बड़ा नाम अटैच होता है इंटीरियर का और पेरेंटल न्यूट्रिशन का। अगर आप उस स्टडी की फील्ड में हो और आप अपने स्टूडेंट्स को नहीं बता पा रहे इंटीरियर पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप एग्जैक्टली एक क्लिनिकल डाइटिशियन हो। ठीक है, क्योंकि क्लिनिकल डाइटिशियन की लाइफ में जो मेन चीज आती है वो खाली ये नहीं होती कि वेट लॉस, वेट गेन करवाना। बहुत बड़ा काम जो होता है, जो जिसमें आपकी हेल्प ली जाती है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो इंटीरियर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।